दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर भारत में टेम्परेचर तापमान बहुत ही कम चला गया और ठंड बहुत लग रही है, इसलिए मैंने एक जैकेट पहन रखी है। लेकिन आज का वीडियो टेम्परेचर के बारे में नहीं है, आज का वीडियो है पोस्ट वर्कआउट रिकवरी स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये आज हम सीखेंगे यतिंदर सिंह से। जिन लोगों को नहीं पता, यतिंदर सिंह का एक बहुत ही अच्छा फिटनेस चैनल है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया होगा इनके वीडियो का जो हम यूज करेंगे। तो देखेंगे कि हम यतिंदर से हम सीख क्या सकते हैं, हम ऐड क्या कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं। तो एज यूजुअल इस टाइप के रिव्यू वीडियोस ऑलवेज बी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्रिएटर्स फीचर करता हूँ जिनके कंटेंट का मैं फैन होता हूँ। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए पोस्ट वर्कआउट। मींस किन किन बातों का एक्सरसाइज करने के बाद ध्यान रखना जरूरी है जिससे कि आपकी रिकवरी बेटर होगी, मसल बिल्डिंग प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी। इवन इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है फॉर जनरल फिटनेस ऑल्सो। एज वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड सप्लीमेंट, बट हम में से कुछ लोग ये बातें इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से गोल्स अचीव नहीं हो पाते। बट ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की डाइट एंड एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी बातें जिनका आपको एक्सरसाइज करने के बाद जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिफोर यतिंदर अपने सारे पॉइंट्स बताते हैं, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। पोस्ट वर्कआउट ही सिर्फ एक टाइम नहीं है जहाँ पे आप बहुत मैजिकल चीजें कर सकते हो। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि आप 24 घंटे में क्या करते हो। ठीक है जी, देखें वीडियो, आइए शुरू करते हैं। अरे एक मिनट, ये तो ऑन ही नहीं किया, नई चीज लाई है, ऑन करना तो बनता है। आइए शुरू करते हैं। जो कि आपको पोस्ट वर्कआउट ध्यान रखनी चाहिए वो है टेकिंग कोल्ड शावर। मींस एक्सरसाइज करने के बाद आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब आपको लगेगा ये कितनी छोटी बात है ठंडे पानी से नहाना एक्सरसाइज के बाद, पर इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे कि ये आपका लैक्टिक एसिड रिमूव करने में हेल्प करता है जिससे कि आपका मसल बहुत बेटर तरीके से रिकवर कर पाता है। ये आपकी मसल की इन्फ्लामेशन को कम करता है जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आप जिम में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ एथलीट एक्सरसाइज करने के बाद आइस चिल्ड वाटर में बैठते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स फॉर बेटर रिकवरी। बट हम में से बहुत सारे लोगों के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एक्सरसाइज के बाद ठंडे पानी से नहाना समझदारी है। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, आपके मूड को अच्छा रखता है और आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि ठंडे पानी से नहाने से आपके व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन बेटर होती है और व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप एक्सरसाइज करने के बाद ठंडे पानी से जरूर नहाएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ना नहाएं, 10 से 15 मिनट का गैप रखें। ओके, सबसे पहली बात हो रही है कोल्ड वाटर बाथ्स की। फिटनेस स्पेस में एक चीज बहुत कॉमन है, उसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि नेक्स्ट इंसान ऐसे कौन सी मैजिकल चीज कर रहा है कि जो मैं नहीं कर रहा। वैसे ही है आइस वाटर बाथ्स। मतलब ऐसा नहीं है, जितेंद्र जो बात बोली सब बिल्कुल ठीक बोली, ये चीज देखी भी गई है। तो अगर आपको समझना हो आइस वाटर बाथ है क्या चीज, मतलब हमारे पास में भी इक्का दुक्का स्टडीज ये जरूर कहती हैं कि कुछ बेनिफिट हुआ, क्योंकि बहुत सारे एलीट एथलीट्स ऐसा करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्लियर नहीं है अभी हमारे पास। जैसे आप आइस बाथ की बात करते हो या कोल्ड बाथ की बात करते हो, जैसे अभी यतिंदर ने बात बोली कि जो लैक्टिक एसिड्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, लेकिन करता कैसे? माना जाता है जैसे आप ठंडा पानी डालोगे तो आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो मान के चलिए अगर ये पाइप है, वेसल है, अगर कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो हो सकता है कि फ्लश आउट कर दे बाहर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। जब कोल्ड टेम्परेचर हो रहा है तो इससे ये होता है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन कर जाएगा और इससे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो भी स्लो डाउन कर जाएंगे। और कोई लोग कहते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर से जो स्वेलिंग है और टिश्यू ब्रेकडाउन है वो भी रुक जाएगा। और ऐसा भी माना गया है कि जो ये आइस बात है, कोल्ड बात होता है, इससे लैक्टिक एसिड भी शिफ्ट होता है। लेकिन चलो इस पे अभी भी बहुत कंक्लूसिव हमारे पास कुछ है नहीं। एक मैं ऐसे स्टडी करता हूँ, शेयर एक बार क्या हुआ था, मतलब इनमें इंजरीज भी हुई थी। इंजरीज क्या थी, एक एथलीट थे, और अगेन मैं जो बोलूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगा। और ये मार्शल आर्टिस्ट थे और इन्होंने एक इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद कोल्ड बाथ लिया, इसके बाद इनको इमरजेंसी रूम में डाला गया। और ऐसा 2-3 एथलीट्स के साथ और भी हुआ था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक ट्रेंड चल रहा है किसी भी चीज का, लेकिन ट्राई करके देखो। अगर सूट करता है तो ठीक है, नहीं सूट करता है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती। और इस पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे कोल्ड है तो आइसिंग की बात करना बहुत बनता है। इंजरीज के लोग आइसिंग बहुत करते हैं और अभी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं। आइसिंग जो RICE स्ट्रैटेजी थी, से बोलते हैं रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और समथिंग आई फॉरगॉट, लेकिन ये लाई थी डॉक्टर गेब मर्किन ने। गेब मर्किन स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, 1978 में उन्होंने इसका इजाद किया था। 2014 में इन्होंने आके बोला कि आइसिंग जो इंजरीज को खराब करती है, लेकिन अभी भी हम आइसिंग करते हैं इंजरीज के ऊपर। सो इंजरी, डोंट आइस योर इंजरीज एट ऑल, क्योंकि जो इसके इन्वेंटर थे उन्होंने बोल दिया कि ये खराब है, लेकिन पीपल डोंट रीड साइंटिफिक स्टडीज। वही किताबों में तब से
पड़ा रहा है तो आइसिंग किए जा रहे हैं, तो आइसिंग इज बैड। लेकिन हाँ, कोल्ड बाथ जैसे बोला, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट विद इट। अगर सूट करता है रखो, नहीं था डोंट यूज इट। जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद जरूर फॉलो करनी चाहिए वो है स्ट्रेचिंग एंड फॉर्म रोलिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक्सरसाइज के बाद वो तुरंत जिम से चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। आप एक्सरसाइज के बाद 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग या फॉर्म रोलिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, मसल की सोरनेस काफी हद तक ठीक हो जाती है और आपके इंजरी के चांसेस भी घट जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मींस जब आप एक मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच करने के बाद कुछ सेकंड तक होल्ड रखते हो, उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद करनी चाहिए। इससे आपका मसल बहुत ही बेटर तरीके से रिकवर करता है। इसके साथ साथ आप फॉर्म रोलिंग भी कर सकते हो। फॉर्म रोलिंग करने से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपके मसल टिश्यू को बेटर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से आपका मसल जल्दी रिकवर करता है। इनफैक्ट फॉर्म रोलिंग करने से आपको बैक पेन में भी रिलीफ मिलता है। बस फॉर्म रोलिंग करते हुए आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने जॉइंट्स को सेफ रखना है। मींस आपको अपने जॉइंट्स पे फॉर्म को रोल नहीं करना। अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग। पहले स्ट्रेचिंग एक सिंपल सब शब्दों को समझाता हूँ कि क्या चीज होती है। मान के चलिए जैसे अगर ये मेरी आर्म है तो मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, मैं आर्म यहीं तक लेके आ सकता, मतलब मैं इसके नीचे नहीं लेके जा सकता। तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जो एक्चुअल है, यहाँ पे मैं बहुत वीक होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस एरिया को एक्सेस ही नहीं कर पाता। तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी इंजरी से बचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेचिंग पोस्ट वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक और चीज, और ये मेरे क्लाइंट साथ हुई थी, हमने बड़ी लाइव चीज करके देखी थी। हुआ क्या था, उनको ही पोस्ट वर्कआउट मील का बहुत फंडा था। जैसे ही आप वर्कआउट खत्म करो उसके बाद आप अपना मील जरूर लें। उससे उनको बहुत नॉशियस फील होता था। मैंने पता क्या चीज की थी, मैंने उनको कहा था कि आप एक काम कीजिए कि वर्कआउट करने के बाद आप 10 मिनट लेट जाइए, बिल्कुल लेट जाइए। और जैसे जो योगा करते हैं उनको पता शवासन एक चीज होती है, तो शवासन में लेट जाइए 10 मिनट। और उसके बाद शी फेल्ट एब्सोल्युटली वेरी गुड। उसका रीजन क्या था, जब वर्कआउट करते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम फायर्ड अप होता है, क्योंकि हम जिम में बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो उसी स्टेट में रहे। तो जब वर्कआउट करा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल गया क्या फायर्ड अप हो, तो ऐसे करो। लेकिन जब आप वर्कआउट करने के बाद लेट जाते हो 10 मिनट, तो उसको लग जाता है कि ठीक है, फायरिंग करने की जरूरत नहीं। और ये इन पर्टिकुलर लोगों के लिए जरूरी है जो रात को वर्कआउट करते हैं। 7-8 बजे वर्कआउट करके आए तो उसके बाद रात को नींद ही नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिला ही नहीं कि भाई अब बस करो। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी फोम रोलिंग की बात करते हैं। अगेन फोम रोलिंग एक ऐसी चीज है जो एलीट एथलीट्स के थ्रू आई है, और हमारे पास बहुत सारा एविडेंस नहीं है फोम रोल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप फोम रोलिंग करके आपको कुछ इंप्रूवमेंट महसूस होती है तो वेल गुड फॉर यू, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप फोम रोलिंग जरूरी करें। लेकिन हाँ, जो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट है पोस्ट वर्कआउट की, ये सब जरूर करें। एक स्ट्रेचिंग वाला पार्ट, और मैं इसमें ऐड, जैसे स्ट्रेचिंग की बात की, मैं ऐड करूंगा आप 7 या 10 मिनट लेट जाएं, बिल्कुल जैसे शवासन में लेटते हैं, आपको बहुत बेनिफिट हो। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है आपकी मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। बट अगर 5 ग्राम क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लिया जाए तो यह आपकी मसल की सोरनेस को ठीक करता है और एक्सरसाइज से हुए डैमेज को रिपेयर करता है। वैसे तो आप क्रिएटिन को दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अगर क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट यूज किया जाए तो यह आपकी बॉडी कंपोजिशन और आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बेटर तरीके से इंप्रूव करता है। तो अगर आप क्रिएटिन का सेवन करते हो तो उसको एक्सरसाइज के बाद यूज करना शुरू करो। अगली बात जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद ध्यान रखनी चाहिए वो है हैविंग प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज के बाद फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज से जब आपके मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं उनको आप जितना जल्दी रिपेयर करते हो वो आपकी मसल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए वे प्रोटीन इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अमीनोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर आपके मसल को जल्दी रिपेयर करते हैं। तो यानी एक्सरसाइज के बाद आप 1 स्कूप वे प्रोटीन जरूर कंज्यूम करें। आज अब बात होगी क्रिएटिन की और प्रोटीन की। क्रिएटिन पहले बता दो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स, बहुत कमाल का सप्लीमेंट है, खासकर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए, और कभी भी ले सकते हो पूरे दिन के टाइम पे। जैसे यतिंदर ने बताया, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ये बातें बिल्कुल सही बोली। एक स्टडी बिल्कुल है जहां पे ये था कि अगर पोस्ट वर्कआउट अगर आप क्रिएटिन लेते हो मोस्टली विद कार्ब्स, तो कार्ब्स साथ क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, तो हो सकता है क्रिएटिन बॉडी में ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब हो। मतलब आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर, लेकिन क्रिएटिन वाला पॉइंट वाज परफेक्टली फाइन। लेकिन ले आप कभी भी सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन अभी भी एक बात बोलता हूँ, जब भी कोई सप्लीमेंट लो, ऐसा लोग कहते हैं कि क्रिएटिन आप पूरे साल ले सकते हो, और रिसर्च में सेफ प्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल आई वुड से 3 महीने ऑन 2 महीने ऑफ, ये स्ट्रैटेजी यूज करें। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट,
नॉट रियली इंपॉर्टेंट। उसका एग्जांपल देता हूँ क्यों। आपने सुना होगा कि एनाबॉलिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि एनाबॉलिक विंडो पोस्ट वर्कआउट के बाद होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेट्स से अगर आपका जो वे प्रोटीन है प्री वर्कआउट लिया है, तो अभी आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस एलिवेटर किया कुछ टाइम तक, उसका अगर आपने मील प्रॉपर लिया पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट, तो वो अगले 4 से 6 घंटे तक वैसे ही कुछ ना कुछ आपके शरीर में करता रहेगा। तो मोस्टली जो सारी स्टडीज हमारी हैं जिन्होंने पोस्ट वर्कआउट विंडो की बात की थी, वो कैसी थी पता है? वैसी थी जब हम फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करते हैं। तो आई वुड से अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट नहीं करते, आप प्री वर्कआउट आपका है, तो कोई जरूरी नहीं है वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट लेना। और प्रोटीन की स्पीड इज कंप्लीटली इरेलेवेंट टू मसल बिल्डिंग और मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है जी। तो अगर आप जैसे वर्कआउट का अपना मील लेना चाहते हैं प्रॉपर, जिसकी स्पीड कम है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि पूरे दिन में कितना प्रोटीन लेते हैं, पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेते हैं, वो आपके गोल्स को मेन डिक्टेट करेगा। लेकिन एग्जैक्टली एक सिर्फ पोस्ट वर्कआउट विंडो में क्या लेते हो क्या नहीं लेते, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन टेक अवे क्या है, अगर आप फास्ट स्टेट में ट्रेनिंग कर रहे हो, पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन लेना और अलॉन्ग विद द मील आप ले सकते हो, वो आपको बेनिफिशियल कर सकता है। लेकिन ओवरऑल एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो वे प्रोटीन है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो वे प्रोटीन उतना मजेदार सोर्स नहीं है प्रोटीन का। मतलब उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो, उसे बोलते हैं अमीनो स्पाइकिंग। तो इसमें क्या था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फंसी थी जिसमें वो 25 ग्राम प्रोटीन बोलती थी तो 12 ग्राम आपको मिलता था। अगर आप चिकन खाते हैं तो आपको पता है इसमें उतना प्रोटीन है, तो है ही है। तो मोस्टली जो आपका मेजर प्रोटीन सोर्सेज हैं वो आपके होल फूड सोर्सेज से आने चाहिए, और आपका होल फूड सोर्सेज जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है देन वे प्रोटीन, क्योंकि साथ में आपको अपना माइक्रो न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो कीप दैट इन माइंड। अमीनो जो वे प्रोटीन है उसको इतने पेडेस्टल पे मत रखिए, उसकी जरूरत नहीं। स्वेटिंग जब होती है आपको, उससे आप काफी वाटर लॉस करते हो, जिसको रिप्लेनिश करना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रही तो आपकी मसल ग्रोथ हैम्पर होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन ज्यादा होगा और मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम। इतना तो आप सबको पता ही होगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपके मसल क्रैम्प करते हैं। एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं और आपके कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद आप 1 से 2 ग्लास पानी जरूर पिए। 6th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन में हमेशा हम पानी की बात करते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करते। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, जब आरओ का वाटर जब हम घर पे पानी पीते हैं, उसका जो टीडीएस होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं एक चीज को, सिर्फ 15 से 20 के बीच में होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर नहीं होते, कोई मिनरल्स उसके अंदर नहीं होते। तो इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखें कि जो डिहाइड्रेशन लिक्विड पे तो एक पार्ट मैटर करता ही करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत मैटर करता है। एक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें बहुत डेफिशिएंट होते हैं वो पोटेशियम है। पोटेशियम आपको हर रोज चाहिए 4700 मिलीग्राम। लोग कहते हैं जो केले होते हैं, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, दे नॉट, सिर्फ 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है उसमें। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे जिन लोगों को अगर बीपी का इशू है, उन लोगों के लिए तो खास चीज है, अपना पोटेशियम रिक्वायरमेंट पूरा करके देखें, आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। और एथलीट्स के लिए भी बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पार्ट। तो आई गेस इस पे पूरा एक वीडियो बनाना बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो डिहाइड्रेशन की बात की, जो जिंदर ने बात की, बिल्कुल सही बात की, लेकिन डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी नहीं है, पानी प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करते हैं कि बॉडी में कितना पानी हम होल्ड करेंगे, कितना नहीं। हैवी कार्बोहाइड्रेट पोस्ट वर्कआउट। जिस तरीके से एक्सरसाइज के तुरंत बाद प्रोटीन का खाना जरूरी है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आप ग्लाइकोजन डिप्लीट कर देते हो और कार्बोहाइड्रेट उसको रिप्लेनिश करने के काम आती है। बस आपको वाइजली चूज करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप डिप्लीटेड ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो मींस एक्सरसाइज के बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स का चयन करना चाहिए, लाइक पोटैटो, व्हाइट राइस एक्सेट्रा। तो यानी एक्सरसाइज के बाद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का 3:1 की रेशियो में एक साथ खाना अक्लमंदी है। इनफैक्ट अगर आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को सेम टाइम पे खाते हो तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी बेटर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लॉग योर वर्कआउट। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको एक्सरसाइज करते हो या करने के बाद कहीं ना कहीं नोट डाउन करना चाहिए कि आपने कौन सी एक्सरसाइज की, कितना वेट लिफ्ट किया और कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन किए। 2 लास्ट पॉइंट बताते हैं। एक, जैसे जितेंद्र ने पहले बात की थी कि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन की, अब पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स की बात करते हैं, और ये काफी हद तक सही है, लेकिन इसकी भी रीजनिंग वही है कि अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट नहीं कर रहे तो कितने वर्कआउट्स पोस्ट वर्कआउट खाने हैं, ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स चीज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए जब हम वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, तो कार्ब्स मैटर करते हैं कि कितने कार्ब्स आपको खाने हैं। तो अगर मतलब वो डिक्टेट करेंगे कितना वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो। अगर आप अपने बिल्कुल डीप डाउन बिल्कुल लास्ट स्टेजेस ऑफ आपके फैट लॉस फेज पे हो, तो उस टाइम पे कार्ब्स बहुत कम होते हैं। तो उस टाइम पे मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को डिनर के पहले कार्ब्स खाइए ताकि नींद अच्छी आए। लेकिन अगर आप प्रॉपर बल्किंग फेज पे हो फिर तो आप हर टाइम ही कार्ब्स खा सकते हो। क्यों? और अगर प्री वर्कआउट मील भी किया है और उसने ऑलरेडी
आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन अगर आपका भरा हुआ, तो ग्लाइकोजन अगर समझो थोड़ा तो क्या चीज होती है, जब आप कार्ब्स खाते हो तो कार्ब्स खाने के बाद आपका मसल में स्टोर्स होते हैं, लिवर में स्टोर्स होते हैं, जहां पे ग्लाइकोजन फुल होता है। एक्सरसाइज करते हैं तो मैक्सिमम वहां पे ग्लाइकोजन ही यूज होता है, मसल ग्लाइकोजन, और वो काफी खाली हो जाता है। जब आपने कार्ब्स पोस्ट वर्कआउट खाए तो उसके बाद वो रेप्लेनिश हो जाता है, मतलब जो मसल ग्लाइकोजन होता है। तो एक और चीज होती है कार्ब से, वो ये पार्ट है कि इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। जब इंसुलिन स्पाइक होगा, इंसुलिन लाइक अ वेरी एनाबॉलिक हार्मोन। सो जैसे चिकन एंड राइस जो लोग नॉनवेज खाते हैं, या फिर अगर आप पनीर और राइस अगर खाते हैं पोस्ट वर्कआउट, एक बड़ा अच्छा मील हो सकता है। स्पीड मेरे ख्याल से उतनी मैटर नहीं करती कि किसी कार्ब की स्पीड क्या है, किसी प्रोटीन की स्पीड क्या है, लेकिन अगर मैं पनीर और राइस की बात करूं तो ये एक फैट और प्रोटीन सोर्स है, प्लस एक अच्छा कार्ब सोर्स है। तो इंसुलिन स्पाइक बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, इन केस समबडी इज लुकिंग टू बिल्ड सम मसल, क्योंकि इंसुलिन इज अ वेरी एनाबॉलिक हार्मोन। और जब लास्ट पार्ट है इनका जिंदर, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब मुझे लास्ट पॉइंट में बड़ा सही लगा, और ये मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। वो क्या होता है कि अपने वर्कआउट्स लॉ करना। अगर आपका कोई स्ट्रेंथ गोल है या कोई हाइपरट्रॉफी गोल है, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, हर वीक एक्सरसाइज स्विच करते हैं। ऐसे एक्सरसाइज स्विच नहीं की जाती है। लेट्स से कोई कंपाउंड मूवमेंट है, जैसे आपको स्क्वाट ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो आपने पहले फ्रंट स्क्वाट यूज करना शुरू किया। फ्रंट स्क्वाट का वेट लिखिए कितना आप यूज कर रहे हैं, और 3, 4, 5, 6 हफ्ते रेगुलरली लिखते रहें, आपको पता चल जाएगा प्लेट्यू कब आएगा। जब प्लेट्यू आया किसी एक्सरसाइज में, फिर एक्सरसाइज चेंज की। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते एक्सरसाइज चेंज किए जा रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा कब चेंज करना है, जब रेगुलरली लॉ करेंगे। सो अ वेरी गुड पॉइंट। सो आई होप हमने इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा सीखा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन।